नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय बढ़ाना है। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 27.5% से ज्यादा हुई। मामले के दोगुना होने की दर 12 दिन हुई। सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को बृहस्पतिवार से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी। भारतीय रेल विभाग प्रवासी मजदूरों के किराए का 85% और राज्य 15% वहन करेंगी। कोविड-19 से निपटने और प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ 92,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोविड-19 महामारी पर आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने नोवेल कोरोना वायरस से लड़ाई में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इस समय निर्गुट आंदोलन के अध्यक्ष हैं। 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद श्री मोदी पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,553 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 42,553 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात 27.5% से अधिक है। टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। इट इज सच ए पॉजिटिव न्यूज दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ क्योर्ड पेशेंट नोटेड टिल डेट। और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढककर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है, लेकिन संक्रमण मुक्ति के उपायों का पूरी तरह पालन करना होगा। उपचार प्रबंधन को कुशल बनाना होगा और संक्रमण निवारण तथा नियंत्रण को जारी रखना होगा। अधिकारी के अनुसार ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुरक्षित दूरी का पालन न करने से प्रतिबंधों में भी ढील देने पर तेजी से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अब कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर बढ़कर 12 दिन हो गई है, जो लॉकडाउन से पहले लगभग 3.5 दिन थी। अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन और संक्रमण रोकने के लिए किए गए अन्य प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं, लेकिन अब अगली चुनौती ये है कि संक्रमण की दर दोगुनी होने की अवधि को बढ़ाया जा सके। रेल किराया लेने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही फंसे लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कामगारों से कोई रेल किराया लिए जाने की बात कभी नहीं कही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स है, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टेट। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है। यहां 3 मई तक 12,000 शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए माल ढुलाई में कोई व्यवधान न हो।
गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतर्राज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से कहा है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए निर्धारित प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार प्रतिबंध और कार्यों में छूट की अनुमति देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति बेहतर बनाने की आवश्यकता के मद्देनजर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध हैं तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक हैं, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई है। इस अवसर पर अधिकार प्राप्त छठे समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने बताया कि कोरोना के मुकाबले के लिए उनका समूह सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समूह ने 92,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे हॉटस्पॉट की पहचान करने में राज्यों, जिलों तथा प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करें। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम सर्वाधिक पिछड़े 112 जिलों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सफल रहा है। अधिकारी ने कहा कि इन जिलों में ऐसे 610 मामले हैं और ये संख्या 2% के राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में टेलीमेडिसिन की सुविधा जोड़ी गई है। आरोग्य सेतु ऐप के साथ जो हम लोगों ने काम किया था उसमें अब टेलीमेडिसिन फीचर भी लग चुका है और करीब ये आरोग्य सेतु ऐप अब करीब 90 मिलियन इंस्टॉलेशंस इसके गूगल प्ले स्टोर में लग चुके हैं और ये अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा। सरकार विदेशों में विवशतावश फंसे भारतीयों को 7 मई से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी। ये वापसी विमान के अलावा समुद्री जहाजों से भी होगी। इसके लिए तमाम देशों के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को भुगतान करना होगा और विमान यात्रा के लिए वाणिज्यिक उड़ान की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें 14 दिन तक संगरोध में रखेगी। इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। 14 दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और नियमानुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय इस संबंध में जल्दी ही सूचना साझा करेंगे। राज्य सरकारों को यात्रियों की जांच, संगरोध और भारत आगमन के बाद आगे की यात्रा सहित अन्य प्रबंध करने की सलाह दी गई है। भारत मालदीव में रह रहे अपने नागरिकों को विशेष मजबूरी की स्थिति में 1 सप्ताह के भीतर स्वदेश लाने के लिए तैयार है। किसी को इलाज कराना हो, कोई भारतीय पर्यटक फंसा हो या किसी के परिवार के सदस्य का निधन हो गया हो जैसी स्थितियों में उसे वापस लाया जाएगा। माले में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि नागरिकों को जहाज के जरिए माले से कोच्चि लाया जाएगा। पहले 200 भारतीयों को लाया जाएगा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। एक रिपोर्ट।
संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है। ऐसे जिलों में 50% बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है। बाजार परिसर और कंटेनमेंट जोन्स के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लिनिक भी अब खोले जा सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन का यह तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में कई ढील दी हैं। राजधानी में सभी सरकारी कार्यालयों ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को आना होगा, जबकि गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में उप सचिव और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों और 33% कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। निजी कंपनियों के कार्यालय 33% तक उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विमान, मेट्रो और बस सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच बिना किसी जरूरी काम के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। ओपीडी और चिकित्सा क्लिनिकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्टैंड अलोन दुकानें और पड़ोस की सभी दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा आवासीय परिसरों में सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को काम करने की अनुमति होगी। आईटी, हार्डवेयर और ई-कॉमर्स फर्मों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निजी सुरक्षा फर्म खोल सकते हैं। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत रहेगी। हालांकि लोगों को इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। एक निजी टीवी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। As far as our cases in India are concerned, we have checked on number of occasions at number of places through random samplings also, and we could not find significant number of people who have got the disease, about whose contact tracing we could not do successfully. So I am again reiterating that we have saved the country from going into the stage 3 of transmission, which is popularly called as community transmission. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख लोगों पर कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। देश में 130 हॉटस्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच करने की योजना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वैज्ञानिकों, विभागों से कोविड-19 महामारी से तेजी से निपटने और बेहतर परिणामों के लिए तालमेल और उत्कृष्ट समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी वैज्ञानिकों और संस्थानों को समय पर शीघ्र और इस्तेमाल योग्य समाधान तलाशने में योगदान को प्राथमिकता देनी चाहिए। देश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विभिन्न प्रयासों की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न दवाओं, वैक्सीन, जांच और थेरेपी उपकरणों में किफायत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि उनका मंत्रालय एग्रो एमएसएमई नीति तैयार करने पर कार्य कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इस नीति में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के इस्तेमाल से उत्पादों के विनिर्माण के लिए ग्रामीण, जनजातीय, कृषि और वन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पर ध्यान दिया जाएगा। श्री गडकरी ने एमएसएमई पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के बारे में एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, एसएमई निर्यात संवर्धन परिषद और सौंदर्य तथा प्रसाधन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। सरकार ने महामारी को देखते हुए वन उत्पाद एकत्र करने वाले और शिल्पकार जनजातीय लोगों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता योजना के तहत वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले ही वृद्धि कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख जनजातीय शिल्पकार परिवार ट्राइफेड से जुड़े हैं। मंत्रालय ने मौजूदा लॉकडाउन से सर्वाधिक पीड़ित जनजातीय शिल्पकारों के पास उपलब्ध मौजूदा उत्पादों की खरीद को मंजूरी दी है। ट्राइफेड ने देश भर के जनजातीय शिल्पकारों से लगभग 23 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने की योजना बनाई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत की। इसमें स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। ये ई बाजार और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक अनूठी पहल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय बढ़ाना है। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 27.5% से ज्यादा हुई। मामले के दोगुना होने की दर 12 दिन हुई। सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को बृहस्पतिवार से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी। भारतीय रेल विभाग प्रवासी मजदूरों के किराए का 85% और राज्य 15% वहन करेंगे। कोविड-19 से निपटने और प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ 92,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी। सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है। पुरस्कार की विस्तृत जानकारी www.nationalunityawards.mha.gov.in पर उपलब्ध है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन के बाद पहली बार हुई इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके बारे में प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नायडू ने खर्चों में कटौती की पूर्व निर्देशित योजना के अनुसार ब्यौरा मांगा। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि वर्ष 2020-21 में सचिवालय के लिए 423 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से 60 करोड़ रुपए की बचत की पहचान कर ली गई है। वित्त वर्ष में 80 करोड़ रुपए की कुल बचत का लक्ष्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोध को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि कुछ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान खादी इंडिया के प्रतीक चिन्ह का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस यानी पीपीई किट का अवैध तरीके से निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। आयोग ने आज एक बयान जारी कर कहा कि आयोग ने अभी तक बाजार में ऐसी कोई ड्रेस किट नहीं उतारी है। वित्तीय बाजार नियामक संगठन सेबी ने कहा है कि पूंजी और कर से संबंधित सेवाएं देने वाले सभी संगठन मौजूदा लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे।
सरकार ने पिछले शुक्रवार को देश भर में लॉकडाउन 4 मई से 2 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की थी। इस दौरान शेयर बाजार, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, म्यूचुअल फंड, शेयर दलाल और शेयर बाजार के सदस्यों के कामकाज और शेयर हस्तांतरण सेवाएं जारी रहेंगी। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों सहित फंसे हुए लोगों का अपने गृह नगर पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे 50,000 से अधिक प्रवासी और विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में अपने अपने गृह नगर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र से 2,300 प्रवासी मजदूरों को ला रही 2 रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश पहुंच गई हैं, जबकि नागपुर और अमरावती से आने वाली 2 और रेलगाड़ियां रास्ते में हैं। कर्नाटक, केरल और पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से भी प्रवासी मजदूरों को लाने की कार्यवाही की जा रही है। आज अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लाए जा रहे कामगारों और श्रमिकों के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 5 ट्रेनें पहुंचने वाली हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 10,000 बसें इन सभी मजदूरों को उनके गृह जनपद तक छोड़ने के लिए लगाई गई हैं। सभी श्रमिकों और कामगारों की पहले क्वारंटीन केंद्रों में हेल्थ चेकअप और मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, जहां उन्हें जिलाधिकारी रिसीव करेंगे और उनका चेकअप करने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 50,000 से अधिक मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। इन सभी को कम्युनिटी किचन के माध्यम से क्वारंटीन केंद्रों में ताजा भोजन मुहैया कराया जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से 11 लाख लोगों के लिए क्वारंटीन केंद्रों में ठहरने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को राज्य में वापस लाने का रेल किराया राज्य सरकार वहन करेगी। श्री कुमार ने कहा कि रेलवे इन लोगों को बिहार लाएगी और उनका किराया राज्य सरकार अदा करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केरल से 2 ट्रेनें लगभग 2,500 प्रवासी मजदूरों को लेकर आज दानापुर पटना पहुंची। एर्नाकुलम और तिरूर से यह ट्रेन आई है। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर 2 ट्रेनें बरौनी और 1 ट्रेन गया पहुंची। प्रवासी कामगारों और छात्रों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें बसों के जरिए संबंधित जिला मुख्यालय भेज दिया गया। प्रवासी मजदूरों को प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिनों के लिए रखा जाएगा। छात्रों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों से प्रत्येक दिन 10 ट्रेनें बिहार आएंगी। कोटा से छात्रों को लाने के लिए हर एक दिन 1 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का रेल किराया वहन करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने रेल अधिकारियों से छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाए जाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। गुजरात में घर लौट रहे सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों की सूरत में एक गांव के पास पुलिस से झड़प हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उत्तेजित श्रमिकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र में संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में अनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने और की अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद आज सुबह शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। लोगों की भीड़ सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए पुलिस को लोगों और दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने को विवश होना पड़ा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने आज पुणे का दौरा करते हुए कहा कि रोकथाम क्षेत्रों में लॉकडाउन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और जरूरत पड़ने पर उनका क्वारंटीन करना, इसकी भी सूचना केंद्रीय टीम ने दी है। इस संबंध में एक बैठक इस टीम की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त सलाहकार डॉक्टर A.K. गढ़पाले और विभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक म्हैसेकर के बीच हुई। उन्होंने प्रशासन से पिंपरी चिंचवड और पुणे में घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया कि जिस जगह सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग होता है वहां पर प्रशासन को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अन्य घटनाक्रम में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को उनके विभाग द्वारा चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने और यह पता लगाने के लिए कहा है कि वे परियोजना जारी रखी जा सकती है या उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी सूचित किया है कि नई परियोजनाओं पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कुल 52 में से 43 जिलों में आज दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल दिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी भोपाल और वाणिज्यिक राजधानी इंदौर सहित बाकी 9 जिले रेड जोन में हैं। हालांकि शराब की दुकानें समूचे राज्य में बंद रहेंगी।
ग्रीन और ऑरेंज जोन के तहत आने वाले 43 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ दुकानें खोली गईं। वहीं रेड जोन में भी कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में आज कुछ छूट दी गई। ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आम लोगों को दुकानों पर खरीदारी करते देखा गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन सामान्य होता नजर आया। रेड जोन के अंतर्गत आने वाले राजधानी भोपाल में सरकारी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ खोले गए। हालांकि शहर की सीमा में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं राज्य के सभी 52 जिलों के कलेक्टर ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधों पर आम लोगों के लिए न केवल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, बल्कि प्रतिबंधों में दी गई ढील पर भी विस्तार से जानकारी दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल से बड़ी राहत की खबर है कि आज वहां लगातार दूसरे दिन किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई। राज्य में आज रिकॉर्ड 61 रोगी ठीक हुए। राज्य में रोगियों के ठीक होने की दर 93% है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समूची कश्मीर घाटी और जम्मू के 3 जिलों को कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन करने के बाद रेड जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास में जिला प्रशासन बारामूला ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जिले के ग्रामीण इलाकों में कई विकास कार्यों को फिर से शुरू कर दिया है। योजना के तहत 402 में से लगभग 194 पंचायत हलकों में निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है। इन सभी पंचायत हलकों में लगभग 3160 अकुशल मजदूर लगे हुए हैं, जबकि लगभग 312 कार्यों के लिए मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। इस बीच ग्रामीण विकास विभाग बारामूला ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5,24,000 मासिक लोगों के बीच वितरित किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए एनसीसी कैडेट लोगों को सैनिटाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये कैडेट राज्य में जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में सेवाएं दे रहे हैं। राज्य में एनसीसी कैडेट्स लोगों में जागरूकता पैदा करने और कोविड-19 की चेन को तोड़ने में राज्य सरकार के प्रयास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस महामारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1200 एनसीसी कैडेट तैनात किए गए और जरूरतमंदों के साथ प्रशासन को भी मदद प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनसीसी कैडेटों द्वारा मास्क तैयार करने और वितरित करने में एनसीसी कैडेट की सराहना की है। वहीं कैडेट की ओर से 4,67,000 का चेक कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी प्रदान किया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग निदान विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने तथा हाथों की स्वच्छता और खांसते समय मुंह ढककर सावधानी बरतने की सलाह दी है। देखिए, कोरोना वायरस एक नया वायरल इन्फेक्शन है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। इसमें आप इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रिवेंशन कह लें, बचाव कह लें, जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामले में भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है और मौजूदा प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। दूसरे मुल्कों में ये वायरस का प्रभाव थोड़ा पहले शुरू हुआ था और हमारे यहाँ थोड़ा देर से। फिर भी अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज विशेष फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिल गुर्तू इसमें भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता 1800115767 और 011-233-14444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कम कीमत पर उत्कृष्ट दवाएं लेने के लिए रोजाना करीब 10 लाख लोग इन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। पिछले महीने देश भर में लगभग 50 करोड़ रुपए की दवाओं की आपूर्ति की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय बढ़ाना है। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 27.5% से ज्यादा हुई। मामले के दोगुना होने की दर 12 दिन हुई।
सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को बृहस्पतिवार से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी। भारतीय रेल विभाग प्रवासी मजदूरों के किराए का 85% और राज्य 15% वहन करेंगे। कोविड-19 से निपटने और प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ 92,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।